आज की ये कहानी उस भारतीय फाइटर पायलट की है जो पाकिस्तान से बचकर भारत वापस आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दारा फिरोज चिनॉय की। इनकी कहानी के बारे में हम लोग बात करते हैं। दारा फिरोज चिनॉय इनका नाम है। और देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। तो बात 1965 की है। 6 सितंबर की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने C-130 हरक्यूलिज विमान के जरिए पठानकोट, हलबाड़ा और आदमपुर हवाई ठिकानों पर हमला करने के लिए 180 पैरा ट्यूपर उतारे, लेकिन इनमें से अधिकतर सैनिकों को भारतीय सेना ने पकड़ लिया और इनमें से 22 लोग मारे गए और बाकी पाकिस्तान वापस जाने में सफल हो गए। उसी दौरान पाकिस्तान के 2 कैनबरा विमानों ने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हवाई हमला बोला और वहां तैनात विमान भेदी तोपों ने एक विमान को अपना निशाना बना लिया जो एयरबेस के ठीक बाहर गिरा और उस लड़ाकू विमान के पायलट और नेविगेटर को पकड़कर आदमपुर एयरबेस के ऑफिसर्स मेस में लाया गया। जेनेवा समझौते का पालन करते हुए उनके साथ अच्छा सलूक किया गया और जहां तक कि उनकी ख्वाहिश पर एक पंजाबी ढाबे से तंदूरी चिकन और बटर नान मंगवाकर उन्हें खाने को दिया गया। अगले दिन इन युद्धबंदियों को सेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना का लक्ष्य आगे बढ़कर लाहौर पर कब्जा करना था, लेकिन 1950 के दशक में बनाई गई एक छौगिल नहर आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। नहर के पीछे से भारतीय सैनिकों पर 1.55 mm की हॉविट्जर तोपों से लगातार हमले किए जा रहे थे। आखिरकार भारतीय सेना ने इन तोपों को शांत करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया। भारतीय सैनिकों की गलतफहमी। तो भारतीय वायुसेना की युद्धक विमानों ने इन तोपों को बंद करने के लिए कई उड़ानें भरी और कई बार ऐसा होता था कि पाकिस्तानी सैनिकों के विमान भेदी तोपों के गोले और मशीन गन से चलाई गई गोलियों से इन विमानों में छेद हो जाते थे। भारतीय सीमा के अंदर घुसते घुसते उनके इंजन फ्लेम आउट हो जाते थे और भारतीय पायलटों को पैराशूट के जरिए नीचे कूदना पड़ता था। भारतीय वायुसेना के मशहूर पायलट रहे ग्रुप कैप्टन दारा फिरोज चिनॉय अपनी किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान आ वॉर हीरोज क्रॉनिकल में लिखते हैं कि कई बार भारतीय पायलटों को अपनी ही सैनिकों के बुरे व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। कम से कम वायुसेना के एक पायलट के पेट में भारतीय सेना के जवान ने संगीन भौंक दी थी और एक पायलट के कंधे में भारतीय सैनिकों की ही गोली लग गई थी। ये सब इस गलतफहमी में हुआ कि वो पाकिस्तान के पैरा ट्यूपर हैं। गलतफहमी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट को भारतीय गांव वालों ने पीटा। एक ऐसी ही घटना में एक भारतीय पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट इकबाल हुसैन के विमान का ईंधन टैंक पाकिस्तान की विमान भेदी तोपों की फायरिंग से पंक्चर हो गया। चिनॉय लिखते हैं कि वो मेरी ही स्क्वाड्रन के थे और वो बमबारी करके भारत की सीमा में वापस लौट रहे थे। मैं उनका नंबर 2 था और इसलिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो बेस पर पहुंचने वाले थे, उनका इंजन फ्लेम आउट हो गया। वो अपने पैरासूट की मदद से आदमपुर गांव के पास उतरे। मैंने ऊपर से ही देखा कि उन्हें गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में तलवारें थी। मैंने ऊपर से ही सूचना कंट्रोल टावर को भेजी। तुरंत 2 वायु सैनिकों को मोटरसाइकिल से उस गांव में भेजा गया, लेकिन वे जब तक पहुंचे इकबाल बुरी तरह जख्मी थे और बेहोश हो गए थे। उन्हें उसी हालत में सैनिक अस्पताल पहुंचाया गया। वो 4 दिनों तक आईसीयू में रहे। जब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उनके लिए रक्तदान भी किया। पाकिस्तानी तोपों को नष्ट करने की जिम्मेदारी। 1 साल बाद इन्हीं इकबाल हुसैन ने आदमपुर में से जम्मू तक एक विमान में लिफ्ट ली और खराब मौसम के कारण वो विमान जम्मू के पास एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 90% जल जाने के बावजूद इकबाल ने 2 सहयात्रियों को जलते हुए विमान से बाहर निकाला और जब वो तीसरे यात्री को जलते हुए विमान से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी विमान में विस्फोट हुआ और इकबाल हुसैन उस विस्फोट में मारे गए। 1965 की लड़ाई के अंतिम चरण में पाकिस्तान की L-155 तोपें भारतीय ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी कर रही थी।
उधर पाकिस्तानी वायुसेना के सेवर जेट्स ने लगातार हमले कर भारतीय सेना का आगे बढ़ना रोक दिया था। और 10 सितंबर 1965 की सुबह 7 बजे आदमपुर हवाई ठिकाने पर ग्राउंड लिहाजा अफसर ने भारतीय योद्धक पायलटों को उनके अगले मिशन के लिए ब्रीफ किया और उनको बताया गया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना की तोपों को नष्ट करना है, जिनकी सुरक्षा के चारों तरफ विमान भेदी तोपों को रखा गया है ताकि भारतीय विमान उन पर हमला ना कर सके। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल। फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय उनके नंबर 2 थे और इस अभियान के उपनेता और नंबर 3 फ्लाइट लेफ्टिनेंट रवि कुमार थे। नंबर 4 की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिगी रतन पारखी को सौंपी गई थी। और ट्रेन पर किए हमले में बम समाप्त हुए। भारतीय विमानों ने 2 जोड़ों में 4 एसी टेक्निकल फॉर्मेशन में उड़ान भरी। उन्होंने नीची उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तभी उन्हें हथियारों को ले जाती एक ट्रेन दिखाई दी और इन विमानों ने उन पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। और जब ये विमान वापस लौट रहे थे तो उन्हें वो पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी गई जिनकी तलाश में वो निकले थे, लेकिन वो उन पर बम नहीं गिरा सके क्योंकि उनके सारे बम ट्रेन पर किए हमले में समाप्त हो चुके थे। वापस लौटकर उन्होंने जीएलओ को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से खाना खाकर भारतीय पायलट बम लेकर दोबारा उस स्थान पर जाएं और वहां बमबारी करें। और फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय जब मैस में खाने पहुंचे तो वहां अफसरों की भीड़ लगी हुई थी और खाना परोसने वाले लोगों को सबको खाना खिलाने में दिक्कत हो रही थी। चिनॉय ने सुबह के मिशन में जाने से पहले कुछ भी नहीं खाया था। उनको बहुत प्यास लग रही थी। पूरे मिशन के दौरान उनका बहुत पसीना निकल चुका था, इसलिए उनके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई थी। उन्होंने वेटर से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना व्यस्त था कि उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो क्रू रूम चले गए और जहां फिलिप राजकुमार बैठे हुए थे, उन्होंने चिनॉय से कहा, तुम कुछ पानी पी लो, पता नहीं कब तुम्हें पानी नसीब हो। चिनॉय ने जल्दी एक गिलास पानी पिया और कमरे से बाहर निकल आए। चिनॉय के विमान में विमान भेदी तोपों का गोला लगा। जब वो बेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने विमानों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और वो भी अपने मिस्टियर विमान की तरफ बढ़ गए। चारों विमान टेक ऑफ करके उसी इलाके में पहुंच गए जहां उन्हें पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी थी। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, पाकिस्तान की विमान विधि तोपें गरजने लगी। तेजा गिल ने रेडियो पर कहा कि पुलिंग अप टारगेट लेफ्ट 10 ओ क्लॉक। 2 सेकंड बाद चिनॉय ने ऊपर जाकर रेडियो संदेश दिया, नंबर 2 कॉन्टैक्ट टारगेट 9 ओ क्लॉक रोलिंग इन। और उसी समय चिनॉय को अपनी सीट के नीचे एक जोर का धक्का महसूस हुआ। दारा फिरोज चिनॉय लिखते हैं कि यह धक्का ऐसा था कि मानो किसी खच्चर ने जोर की लात मारी हो। उसी क्षण मेरा इंजन सीज हो गया और इंजन फायर चेतावनी लाइट जल गई। मेरे जहाज की गति तेजी से शून्य पर जाने लगी। मेरा कॉकपिट धुएं से भर गया और मुझे अपने पीछे आग की गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने संदेश भेजा कि आई एम हिट इंजन फ्लेम आउट। सेकंडों में धुआं और गर्मी इतनी बढ़ गई कि उन्हें ना तो विमान का इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाई दे रहा था और ना ही बाहर कुछ। जब थोड़ा धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि इंजन डेड हो चुका है और धुआं और आग की लपटें पीछे से फिर से कॉकपिट में घुसना शुरू हो गई थी। पैरासूट से गन्ने के खेत में कूदे। चिनॉय के विमान में 2x68 mm के रॉकेट्स फॉर्ड रखे हुए थे। उनका ईंधन टैंक 3/4 भरा हुआ था। ऐसे में अगर उनका विमान 2000 फीट से नीचे गिरता तो उनकी मौत निश्चित थी। बिना एक सेकंड गवाए दारा चिनॉय ने इजेक्शन का बटन दबाया। चिनॉय लिखते हैं कि जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में विमान भेदी तोपों के गोले भी मेरे बगल से गुजर रहे थे। कई गोलियां मेरे पैरासूट को भेदते हुए निकल गईं। तब मुझे लगा कि वो लोग मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये जेनेवा समझौते की शर्तों का उल्लंघन था, क्योंकि विमान गिराए जाने के बाद पायलट का पैरासूट उनसे उसके बचने का एकमात्र साधन होता है। वे लिखते हैं कि सौभाग्य से मैं गन्ने के खेत में गिरा। गन्ने की कटाई नहीं हुई थी, इसलिए मुझे छिपने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मुझे पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें और गालियां और ऑटोमेटिक हथियार से चलाई गई गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। गड्ढा खोदकर नक्शा छिपाया। चिनॉय ने जैग स्टाइल में हिरन की तरह गन्ने के खेत में दौड़ना शुरू कर दिया। डर से उनके पैरों को और गति दी
उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया। पाकिस्तानी सैनिक करेंगे कि वो भारतीय सीमा की तरफ पूर्व की दिशा में दौड़ेंगे, इसलिए उन्होंने उसके उलट पश्चिम की तरफ दौड़ना शुरू किया। और धीरे धीरे वाहनों और उनका पीछा कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज आना बंद हो गई। और दारा चिनोय लिखते हैं कि मैं फिर भी खेतों के बीच दौड़ता रहा और बड़े बड़े खेतों में गन्ने की आड़ में अपने को छिपाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दौड़ने की दिशा उत्तर की तरफ कर दी। 2 घंटे तक कभी तेज गति से दौड़ने और जॉग करने के बाद मैंने एक गन्ने के खेत में थोड़ा आराम किया और मैं थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेट गया, अपनी उखड़ी सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। और चनॉय याद करते हैं कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जरा भी ना हिलूं। मुझे पता था कि अगर मैं पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्त में आ गया तो मेरे साथ कितना खराब सलूक किया जाएगा। मैं दुआ करने लगा कि जल्द से अंधेरा हो जाए। जैसे ही अंधेरा हुआ मैंने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपना नक्शा, रडार, ऑथेंटिकेशन सीट और वो सभी चीजें गाड़ दी जिससे दुश्मन को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती थी। मैंने अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया। मेरा जी सूट पूरी तरह से मेरे पसीने से भीगा हुआ था। कीचड़ से सने होने के कारण काला दिखाई दे रहा था। और थकान के बाद जो नहर पार की, थोड़ी देर आराम करने के बाद चिनौर ने अंततः पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और तब तक रात गहरा चुकी थी। चिनौर ने ऊंची घास और गन्ने के खेतों से गुजरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वो जानबूझकर गांव और लोगों से बच निकले, क्योंकि अगर उन्हें किसी एक शख्स या कुत्तों ने देख लिया होता तो उन्होंने शोर मचा दिया होता। और चिनोर ने महसूस किया कि वो सुबह सिर्फ एक चाय का प्याला पीकर निकले थे। उन्होंने पिछले 20 घंटों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उन्होंने भयानक प्यास लगी उन्हें, और थकान से उनकी चाल धीमी पड़ने लगी। गर्मी, घबराहट और लगातार दौड़ते रहने से वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चले थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर वो थकान की वजह से बेहोश हो गए और पाकिस्तानियों के हाथ पड़ गए तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा और हो सकता है कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। उन्होंने पहले कमर तक पानी वाली एक नहर पार की और फिर तेज बहाव वाली एक छोगिल नहर पार की। भारतीय सैनिकों ने कहा, हैंड्स अप। चनौर लिखते हैं कि जैसे ही मैं अमृतसर बटाला रोड पर आया, मुझे लगा कि मैंने भारतीय पाकिस्तानी सीमा पार कर ली। तभी मुझे एक गांव के बाहर एक कुआं दिखाई दिया। मैं दौड़कर उसके उसके पास पहुंचा। मैंने घिरनी से एक बाल्टी पानी खींचा और काफी पानी पीने के बाद मैंने बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लिया। प्यास बुझने के बाद मेरा आत्मविश्वास लौट आया और मैं अमृतसर बटाला रोड के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलने लगा। मैं जानबूझकर मुख्य सड़क से बचते हुए चल रहे थे। तब तक भोर हो चुकी थी। तभी उन्हें तमिल बोलती हुई कुछ आवाजें आप देखते हैं कि सुनाई दी। और वे लिखते हैं कि मुझे मालूम था कि किस तरह हमारे सैनिकों ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय मायादेव और वो फाटक को संगीने भौंकी थी। इसलिए मैं बोल्डली जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़े और कीचड़ से सारा बोर गंदा जी सूट पहनने हुए मुझे देखकर वो भौचक्के से रह गए। लेकिन उनमें से एक ने तुरंत मेरे ऊपर राइफल तानकर कहा कि ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। मैंने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ ऊपर कर दिए। चेनॉय के सिर के पास से गोली निकली। भारतीय सैनिकों ने दारा फिरोज चेनॉय से सवाल करने शुरू कर दिए और उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो भारतीय वायुसेना की पायलट है। चेनॉय ने उनसे कहा कि वो अपने अफसर को बुलाएं। जल्द ही एक सूबेदार मेजर जीप चलाता हुआ पहुंचा और उसने भी चेनॉय की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसने चेनॉय से कहा कि वो जीप की पिछली सीट पर बैठ जाएं। चेनॉय लिखते हैं कि जैसे ही मैं जीप पर बैठा, मुझे कवर कर रहा एक भारतीय सैनिक भी जीप पर चढ़ा। गलती से उसकी उंगली उसके राइफल के ट्रिगर पर पड़ गई और उसकी राइफल से गोली निकली मेरे सिर के करीब 1 इंच की दूरी से निकल गई। जितनी तेज गोली की आवाज थी उससे तेज सूबेदार मेजर के उस थप्पड़ की आवाज थी जो उसने उस सैनिक के सिर पर रसीद किया था। और उन्हें एक कैप्टन के पास ले जाया गया और उसने उनका परिचय पत्र मांगा। चेनॉय ने कहा कि जब वे किसी मिशन पर जाते हैं तो अपने साथ कोई परिचय पत्र नहीं ले जाते हैं। चेनॉय से सवाल जवाब हुए। कैप्टन ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट द्वारा फिरोज चेनॉय की यूनिट की लोकेशन और उसके कमांडर के बारे में सवाल पूछा। चेनॉय ने उन्हें बताया कि ग्रुप कैप्टन जॉक लॉयड उनके स्टेशन कमांडर हैं। चेनॉय लिखते हैं कि तभी कैप्टन ने पूछा कि क्या आप किसी कहाई को जानते हैं? मैंने जवाब दिया,
हाँ, वो मेरी यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। उसका अगला सवाल था, क्या वो मोटे और मौने सिख हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो दुबले-पतले दाढ़ी वाले सिख हैं। ये सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं कैप्टन कहाई हूँ। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई का चचेरा भाई। और उसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता कराया, कॉफ़ी पिलाई। चेनॉय को विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है बाद में। नहाने और तरोताजा होने के बाद कैप्टन कहाई ने उन्हें एक जीप में बैठाकर एयरफोर्स सेंटर अमृतसर की तरफ रवाना किया। चेनॉय इतने थके हुए थे कि जीप चलते ही वो गहरी नींद में चले गए। उनकी आंखें तब खुली जब जीप एयरफोर्स सेंटर के गेट में घुस रही थी। तभी अचानक पाकिस्तान के 4 साइबर जेटों ने एयरफोर्स सेंटर की रडार यूनिट पर हमला बोल दिया। इतनी मुश्किलों से बच निकलने के बाद चेनॉय को तब बम हमले में मरने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने दौड़कर बमों से बचने के लिए एक बंकर में शरण ली और अमृतसर के स्टेशन कमांडर ने उन्हें अपनी जीप से आदमपुर के वायुसेना ठिकाने पर ड्रॉप करवाया। और जब चेनॉय ऑफिसर्स मेस में घुसे तो उनके साथियों का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें फिर से उड़ान भरने के लिए उपयुक्त करार दिया गया। और 23 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। उस समय चेनॉय के भारत वापस आने की खबर को छिपाकर रखा गया था। युद्ध समाप्त होने के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चेनॉय को पाकिस्तान से बचकर सुरक्षित भारत आने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। चेनॉय ने बाद में भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होकर रिटायर्ड हुए और इस समय वो बेंगलोर में अपनी पत्नी मार्गरेट के साथ रहते हैं। तो ये कहानी है दारा फिरोज चेनॉय की। इतनी आसानी से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। देखिए कितने लोग शहीद हो जाते हैं, कितने लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं।